अमरावती जिले के नजदीक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में अमरावती जिले के अचलपुर तहसील के 3 युवकों की मौत हो गई। अमरावती जिले के अचलपुर तहसील निवासी राजकिशोर नागापुरे, अंकुश पारसकर और अमित ठाकुर तीनों दोस्त अपनी बाइक से चिखलदरा तहसील होते हुए काटकुम की ओर जा रहे थे। इसी दौरान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। ये हादसा इतना जोरदार था कि बाइक सवार तीनों युवक कुछ दूरी पर जा गिरे। इस हादसे में गंभीर चोट आने की वजह से उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वैसे इस हादसे का अनुमान तो कार की भी स्थिति से लगाया जा सकता है। टक्कर के बाद कार के भी सामने के हिस्से के पूरे पर कच्चे उड़ गए थे। वैसे कार चालक को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे के बाद वो वहां अपनी कार छोड़कर भाग निकला। बाद में उस मार्ग से जाने वाले लोगों ने ही नजदीकी पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वैसे इस हादसे की जांच कर रही मध्य प्रदेश पुलिस ने बताया कि दुर्घटना वाली कार मेलघाट के एक शिक्षक की है और दुर्घटना होते वक्त ही शिक्षक वहां से भाग गया। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी अमरावती जिले के दौरे पर थे। अमरावती के मुस्लिम बहुल इलाके में अबू आजमी ने जनसभा की और इस दौरान उन्होंने बहुचर्चित लव जिहाद के मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करते हुए भाजपा पर जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। मुसलमान है, लड़की गुप्ता है, रुकिए आप जा करके। जॉर्ज फर्नांडिस जिनका इंतकाल हुआ उनकी बीवी मुस्लिम थी। राज बब्बर जो एक्टर है, कांग्रेस के लीडर, उनकी बीवी मुस्लिम है, नादरा बब्बर। संजय दत्त की बीवी मुसलमान है, सुनील दत्त की बीवी मुस्लिम थी। इस देश में 18 साल की उम्र के बाद कोई माँ बाप अपनी लड़की के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, प्रेशराइज नहीं कर सकते। उसकी मर्जी जहां जाए शादी कर ले। मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार से, मैं इन जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हें बहुत लव जिहाद की फिक्र है और तुम कानून लाना चाहते हो, लाओ कानून तुम। मैं पूछूंगा कि मुंबई, अभी कल का किस्सा है, मुंबई में जहां मैं रहता हूं वहां पे एक 14 साल की लड़की एक गैर मुस्लिम के साथ चली गई है और पता नहीं चल रहा है 1 महीने से। मुंबई के अंदर, डोंगरी के अंदर 3 दिन का किस्सा है, 15-16 साल की लड़की गैर मुस्लिम के साथ चली गई। वहां कोई नहीं बोल रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। लव जिहाद, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि होश में आ जाओ। आपने लव जिहाद के नाम पर केरल के अंदर एनआईए में केस किया और एनआईए ने खुलकर कहा कि लव जिहाद नाम की कोई तंजीम नहीं है। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, मैं आज इस मंच से कहता हूं कि कोई माई का लाल मुझे एक तंजीम दिखा दे लव जिहाद नाम से, खुदा की कसम मैं उस दिन रिजाइन कर दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। दिखा दो मुझे। समझते क्या तुम अपने आप को? तुम लोग खुलेआम कहते हो कि हम 121 जोड़े इतने दिनों में बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से मुस्लिम लड़कियों से शादी करेंगे। जो गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम लड़कियों से शादी करेंगे उनको हम 2-2 लाख रुपया इनाम देंगे। तुम खुल के बोल रहे हो और मैं चिल्लाता फिर रहा हूं कि नहीं जनाब, हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम जो चाहो करोगे, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये हमारे देश के हालात है, ये हो रहा है देश के अंदर। इस दौरान अबू आजमी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार देश में नई संविधान लिखने की तैयारी कर रही है। इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी भाजपा को घेरा। जो उन्होंने वादा किया था, नहीं पूछते कि 15-15 लाख रुपया बैंक में कब आएगा, नहीं पूछते कि 2 करोड़ को नौकरियां कब दोगे। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने वाले आज 45 सालों में सबसे, आज आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो आज आपके राज में हो गई। वो सवाल नहीं पूछते, वो पूछते ही नहीं उससे। ये हालत देश की, आज बर्बाद हो रहा है देश। इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो लोग बैठे हैं ना, ये इस देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर देंगे। नया देश का संविधान लिख रहे हैं, नया पार्लियामेंट बना रहे हैं। इतना बड़ा पार्लियामेंट, इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन, इतना बड़ा पीएम हाउस, ये सब टूट रहा है, नया बन रहा है। पता नहीं रहा प्रधानमंत्री की फैमिली कितनी बड़ी है, कितने बड़े घर में रहेगी, कितने लोग उनके परिवार में, मुझे कितने बच्चे उनके हैं, उनकी बीवी आएंगे वहां रहेंगी, वो महल कितना बड़ा महल बनेगा।
जिस देश में लोगों की अर्थी को जलाने के लिए लकड़ी न दे पाए, गंगा और जमुना में लाशों को बिना जलाए फेंक दिया जाए, जिस देश के अंदर पूरे यूपी में एम्बुलेंस ना हो, जहां कुत्ते लाशों को खाएं, उस देश में पूरा पार्लियामेंट, पूरा जो राष्ट्रपति भवन, पूरा पीएम हाउस तोड़ करके नया कई हजार करोड़ को बनाया जाए, मैं समझता हूं इसके खिलाफ हमें खड़े हो जाना चाहिए। सपा विधायक अबू आजमी ने मंगलवार को अचानक से अमरावती से मुंबई रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि अबू आजमी के ठिकाने पर आईटी ने छापा मारा है। वैसे मुंबई रवाना होने से पहले अबू आजमी ने कहा था कि अपने निजी व्यवसाय में कुछ कठिनाई के कारण मुंबई के लिए निकल रहा हूं। नहीं, मुझे किसी ने नज़रबंद नहीं किया है। मैं तो बिल्कुल फ्री आपके सामने खड़ा हूँ और अच्छा मेरा बिजनेस का थोड़ा मैटर है, मैं इसलिए वापस मुंबई जा रहा हूँ और कोई बात नहीं। अभी तक तो मेरे घर पे कोई छापा नहीं पड़ा है। मेरी वाइफ से बात ऐसी कोई बात अभी तक तो नहीं है। ये खबर कहाँ से आई मुझे पता नहीं चल रहा था। प्रहार संगठन के अध्यक्ष विधायक बच्चू कडू द्वारा विकलांगों के लिए किए गए प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। देश में पहली बार दिव्यांग मंत्रालय बनाया जा रहा है, तो अब राष्ट्रीय पुरस्कार की भी घोषणा हुई है। पिछली सरकार में अकोला जिले के पालक मंत्री रहते हुए बच्चू कडू ने दिव्यांगों के विकास के लिए दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। इससे 47,000 दिव्यांग बंधुओं का किया गया है। इस कार्य के फलस्वरूप उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस पर बच्चू कडू ने खुशी जताते हुए दिव्यांगों के लिए अन्य विकास कार्य करने की बात दोहराई। आमची संकल्पना होती का फक्त अकोल्याला 10,000 दिव्यांग नोंदणीकृत होते, पण मला लक्षात आलं की आपण घरोघरी जाऊन नोंदणी केली पाहिजे आणि जो गरीब दिव्यांग घरी बसला आहे, काही उठता येत नाही, काही दिसत नाही, तर तो दिव्यांग खरी लपलेला होता, तो दिसत नव्हता। आणि मग सर्वेक्षण करून आम्ही एक नवीन कल्पना केली, ते सर्वेक्षण केलं आणि 15 प्रकारची माहिती, म्हणजे एवढी माहिती जमा करायला आम्हाला किमान 6-7 महिने लागले आणि 47,000 दिव्यांगाची नोंदणी झाली। आणि मग निवड आम्ही नोंदणी केली नाही तर पदवीधर दिव्यांग अलग काढले, 10वीचे दिव्यांग वेगळे काढले, एससी असेल, जमातीचे असेल, घरकुल कोणाला नाही, योजना कोणाला भेटत नाही, UDID कार्ड कोणाला भेटलं नाही, अपंगाचं प्रमाणपत्र कोणाला भेटलं नाही, ह्या सगळी माहिती काढून त्याची आम्ही कारवाई सुरू केली आणि त्या कारवाईचं फलित आज पाहतो आहे। त्या सगळ्यांनी त्याला मदत केली आणि आमच्या एका संकल्पनेला आज मला वाटतं देश पातळीवर त्याची नोंद होत आहे। पालकमंत्री म्हणून बच्चू कडूची जे पहल राहिली, ज्या पद्धतीचं काम केलं, आम्ही डिजिटल रावटीचा कार्यक्रम राबवला, तो महाराष्ट्रामध्ये आम्ही पहिल्यांदा त्याला नोंद करण्यात आली। त्याचप्रमाणे आता पालकमंत्री म्हणून जे काही आम्ही काम केलं ते राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवण्याचं एक मोठं काम आमच्या संकल्पनेतून आता उभं राहतं। मला वाटतं देशभरात आता अशी नोंदणी झाली पाहिजे, निवळ अवॉर्ड देऊन चालणार नाही, तर राष्ट्रपतींनी आता एक घोषणा केली पाहिजे दिव्यांगासाठी। हे कमी जास्त असतं, जसं 5% निधी आहे त्याच्यातला आम्ही 1 ते 2% याच्यासाठी सर्वेक्षणासाठी खर्च केला आणि त्याच्यातला 3% त्यांना दिला, तर त्याच्यातूनच आपण काही DPDCतून पैसा दिला। आता एखादी स्कीम आखरी ते अपंगासाठीच 3% दिव्यांगासाठीच खर्च करावं लागतं 5%, आणि काही महानगरपालिका खर्च करत नाही, काही जिल्हा परिषद खर्च करत नाही, आंदोलन करावं लागतं। त्याच्यासाठीच तर आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले, मग त्याचे शासन निर्णय काढले। आता ते ऑडिटमध्ये कसं येईल तसं आम्ही प्रयत्न करतो, जेणेकरून तो राखीव निधी ठेवला गेला पाहिजे, हाही आता प्रयत्न करतो है। अमरावती शहर में हुए इमारत हादसे के बाद अब मनपा प्रशासन ने शहर में C1 श्रेणी में आने वाली खतरनाक इमारतों का पता लगाने के लिए पूरे शहर का नया सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इस बार शहर में 50 साल से अधिक पुराने भवन और इमारत पर मनपा विशेष ध्यान देगी। अमरावती मनपा ने निर्देश जारी किया कि स्ट्रक्चरल ऑडिट के माध्यम से जिसे नोटिस दिया जाएगा उनके मालिक के लिए भवन को गिराना अनिवार्य होगा। अमरावती शहर में खतरनाक स्थिति में पाए जाने वाले भवनों के स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद भवन मालिकों को रिपोर्ट देनी होगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट मिलने के बाद उस ऑडिट पर मनपा के विशेषज्ञों की कमेटी अपनी राय देगी। यदि मालिक द्वारा किए गए स्ट्रक्चरल ऑडिट और मनपा के विशेषज्ञ समिति की राय के बीच अंतर होता है तो मनपा इसे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से निर्माण कार्य इंजीनियरों को भेज देगी। इसके बाद इसका पूरा खर्च भवन मालिक को ही उठाना पड़ेगा, जिसके बाद अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, रिबाउंड हैमर, कोर टेस्ट, केमिकल एनालिसिस, कार्बोनेशन डेप्थ, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो जैसे महत्वपूर्ण परीक्षण होंगे। भवन गिराने के बाद जब मालिक पुनर्निर्माण के लिए मनपा को आवेदन देता है तो उसे भवन में रहने वाले सभी लोगों का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। इसलिए किराएदारों के अधिकार बरकरार रहेंगे। भवन मालिक किराएदारों के पुनर्वास के लिए बाध्य होगा। अमरावती सेंट्रल जेल से 28 जून को 3 कैदी फरार हुए थे।
इस मामले में मास्टरमाइंड साहिल अजमत कलसेकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अन्य 2 आरोपी पिछले 5 महीने से पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि दोनों आरोपी कहां हैं। अमरावती सेंट्रल जेल से 28 जून को 3 कैदी बड़ी ही चालाकी से दीवार फांदकर भाग निकले थे। इनमें अमरावती जिले के वरूड तहसील के बालापेट निवासी सुमित धुर्वे और रोशन उइके के साथ ही रत्नागिरी जिले का साहिल अजमत कासलेकर शामिल थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद अमरावती जेल ब्रेक मामले के मास्टरमाइंड साहिल को रत्नागिरी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वैसे साहिल को सुरक्षा कारणों से नागपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है, लेकिन उसके साथ ही जेल से भागे अन्य 2 आरोपियों का अब तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। स्थिति ये है कि पुलिस और जेल प्रशासन को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इन दोनों आरोपियों को कैसे ढूंढा जाए। इस संबंध में जेल प्रशासन की डीआईजी स्वाति साठे से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। अमरावती जेल ब्रेक मामले की जांच कर रहे चंद्रपुर जेल के अधीक्षक वैभव आगे द्वारा जुलाई में ही डीआईजी स्वाति साठे को रिपोर्ट सौंपी गई थी। जेल ब्रेक मामले में 8 जेल कर्मियों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन अब तक फरार आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पक्षी भी प्रकृति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण तत्व है। आसमान में उड़ते रंग बिरंगे पक्षी हमेशा ही आकर्षण का केंद्र होते हैं। अमरावती जिले के मेलघाट में पक्षी सप्ताह के दौरान पक्षियों के विभिन्न प्रजाति की गणना की गई। इस दौरान 294 विभिन्न प्रजाति के पक्षी देखे गए, जबकि इनमें यूरोप और एशिया से आए 150 से ज्यादा प्रवासी पक्षी भी मिले हैं। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के अकोट, सिपना, गोगामल वन्यजीव विभाग, अकोला, लोनार, काटेपूर्णा, कारंजा, साहोर, ज्ञानगंगा, पांढरकौड़ा में 5 से 12 नवंबर के दौरान पक्षी सप्ताह के मद्देनजर विशेष आयोजन किए गए। इस अवधि के दौरान हर साल पक्षी सप्ताह मनाया जाता है। प्रसिद्ध लेखक, पक्षी विशेषज्ञ और पूर्व वन अधिकारी मारुति चितमपल्ली और विश्व प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली का जन्मदिन मनाकर पक्षियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह पक्षी सप्ताह मनाया जाता है। इसमें लगभग 1460 पक्षी प्रेमी व वन विभाग व अन्य संगठन अपना योगदान देते हुए पक्षी सप्ताह मनाते हैं। इस अवधि में मेलघाट में पक्षियों की 294 प्रजातियां पाई गई है। इनमें यूरोप, रशिया, मंगोलिया, साइबेरिया आदि देशों से आने वाले प्रवासी पक्षी भी शामिल है। पच्चीस साल पहले भातकुली तहसील के परलाम गांव में बना पुल 2 साल पहले बारिश के कारण बह गया था। ग्रामीणों को यहां से निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। 2 साल बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस संबंध में ग्राम सरपंच मेघश्याम घोंगड़े ने जनप्रतिनिधि, जिला परिषद और कलेक्टर को निवेदन दिया, लेकिन इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। जब राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तो जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने उन्हें इस पुल के बारे में निवेदन दिया था। उन्होंने इस पुल की मरम्मत के लिए 7.5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की थी। इसी प्रकार 20 सितंबर 2020 को विधायक रवि राणा को निवेदन दिया गया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी विधायक रवि राणा ने इस पुल का निरीक्षण भी नहीं किया। सरपंच ने कहा कि जब चुनाव आता है तो वोट मांगने आते हैं। परलाम के नागरिक पूछ रहे हैं कि क्या किसी की जान जाने के बाद इस पुल की मरम्मत की जाएगी।
सरपंच मेघश्याम घोंगड़े और नागरिकों ने मांग की कि इस पुल का निरीक्षण कर तुरंत मरम्मत की जाए। इस पुल की तत्काल मरम्मत न कराने पर सभी ग्रामीणों ने जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी और कहा कि आगामी सभी चुनावों का बहिष्कार करने की तैयारी वे कर रहे हैं। आणि हा पूल 2018च्या अतिपावसामुळे वाहून गेला। त्यानंतर मी व सर्व गावकऱ्या मिळून पालकमंत्री यशोमती असताना त्यांना निवेदन दिले, कलेक्टरला निवेदन दिले, त्यानंतर आमदार खासदार निवेदन दिले। यशोमती त्यांनी त्याच्यावर 7.5 लाख रुपये उपलब्ध केले होते, पण दुसऱ्या वर्षी तो आणखी वाहून गेल्यामुळे त्या तेवढ्या पैशात काम होत नव्हतं। त्यामुळे आतापर्यंत त्याच्याकडे कोणाचंही लक्ष नाही आहे। आम्ही जिल्हा परिषदमध्ये गेलो, कारण की हा ब्यांशीकडे बसत नाही, जिल्हा परिषदकडे येत नाही। हा नेमका पूल कशातून त्यावेळेला केला होता, नंतर तिथं माहिती मिळाली की तो विकास महामंडळातून केला होता, पण याच्यावर बाकी कोणीच फंड उपलब्ध करू शकत नाही। म्हणून आम्ही कलेक्टरला निवेदन दिलं, वारंवार त्यांच्याकडे गेलो, पण त्यांनी त्याच्यावर लक्ष घातलं नाही आणि आजपर्यंत हा पूल झाला नाही। याची हाच म्हणजे गावात येण्यासाठी हाच मुख्य रस्ता आहे। हा रस्ता नसल्यामुळे गावात ये जा करणे किंवा बांधकाम करणे, याच्याकडलं जे मटेरियल द्यावं लागते, शेतीचे सर्व बियाणे शेती पीक आणतो, याच्याकरता खूप महत्त्वाचा रोड आहे हा। कारण याच्याशिवाय दुसरा कोणता गावात येण्याकरता पर्यायच नाही आणि गावातून मुलं शाळेत येणे, बाकी दोन्ही गावाचा संपर्क करणे, त्याच्याकरता हा आवश्यक पूल आहे। म्हणून या पुलाची काळजी जर कोणी घेतली नाही तर भविष्यात आम्हाला गावकऱ्यांना विचार करावा लागेल। येणाऱ्या काळात जे कोणी समजा आमदार खासदार गावात येतील, जिल्हा परिषद मेंबर असो, पंचायत मेंबर असो, त्यांना आम्हाला त्या गोष्टीचा भविष्यात काहीतरी विचार करून त्यांना हे करावं लागेल। बाकी सर्व गावकऱ्या म्हणजे निवेदन मी सर्वांना दिले आहे, सर्व गावकऱ्या मिळून। तिवसा तहसील के मोजरी क्षेत्र में किसानों के लिए उपजल सिंचन योजना को काफी प्रयासों के बाद मंजूरी दी गई, लेकिन सिंचाई विभाग की गलती से किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा है, इसलिए किसान अब पानी के लिए आक्रामक हो गए हैं। तिवसा तहसील के कई गांवों के किसान अपने खेतों तक पानी पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। कई बार पाइप का निरीक्षण करने के बाद भी खेत तक पानी नहीं पहुंच रहा है। सिंचाई विभाग बार बार घोषणा कर चुका है कि किसानों को खरीफ की फसल के लिए पानी मिलेगा और रबी के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अभी तक किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा है। कुछ किसानों के खेतों में उपलब्ध कराए गए आउटलेट निचले इलाकों में उपलब्ध कराए गए थे। किसानों ने मुख्य अभियंता से पूछा कि निचले इलाकों से ऊंचे इलाकों तक पानी कैसे पहुंचेगा, लेकिन अधिकारी इन सभी सवालों के जवाब नहीं दे पाए। पानी के मुद्दों पर किसानों को इतना आक्रामक होने का कारण यह है कि उन्होंने इस विभाग के निर्देशानुसार खेत में रबी की फसल बोई थी और आज वही फसल खतरे में है। किसानों ने मुख्य अभियंता को एक अल्टीमेटम दिया और कहा कि मोजरी क्षेत्र में 17 तारीख को किसान धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। गुरुकुंज उपसा जलसिंचन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी एक हिरवं स्वप्न दाखवलं गेलं होतं। खरं तर आम्हाला असं वाटलं होतं की खरीपच्या काही पिकांना आणि रब्बीच्या काही पिकांना यातून पाणी मिळेल आणि ही योजना फक्त कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी होती। आज आम्ही मोजरी परिसरातील शेतकरी आपल्या जलप्रवर्गाच्या मुख्य अभियंत्यांना भेटलो। खरं तर आमच्या सगळ्या व्यथा आम्ही त्यांच्यासमोर मांडलेल्या आहे आणि त्यांना हे सांगितलं का यात जो भ्रष्टाचार झाला, यात जो गोंधळ झाला, पाणी शेतकऱ्यांना भेटत नाही आहे, पाणी काही शेतकऱ्यांना भेटलं तर बंद पडलं। त्यांनी या विभागाच्या भरोशावर पिकाची लागवड केली, परंतु या विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे वारंवार कुठं ना कुठं ती लाईन खंडित होत आहे। म्हणून आज आम्ही सर्व शेतकरी मुख्य अभियंत्यांना भेटायला गेलो होतो आणि आपल्या मनातल्या ज्या काही व्यथा होत्या, ज्या शेतकऱ्यांना अनुभवायला मिळाल्या, त्या सगळ्या मांडल्या। खरं तर यामध्ये फार मोठा हलगर्जीपणा झाला, परंतु योजना ही आमच्यासाठी असल्याकारणाने आणि आम्ही मंजूर करून आणली असल्याकारणाने आम्हाला त्या योजनेच्या मार्फत पाणी पाहिजे आणि जर आम्हाला या 2 दिवसात जर पाणी या योजनेतून मिळालं नाही तर आम्ही 17 तारखेपासून मुक्काम ठोको आंदोलन ज्या ठिकाणी पाणी पडतं त्या ठिकाणी आम्ही सुरू करणार आहोत आणि जोपर्यंत आम्हाला पाणी मिळणार नाही तोपर्यंत आमचं हे मुक्काम ठोको आंदोलन सुरूच राहील। अशाच प्रकारचं आम्ही एक निवेदन आणि ठणकावून सांगण्याचं काम तिथे केले। दरियापुर में आवारा कुत्तों और सुअरों के कारण नागरिकों में दहशत है। नागरिकों ने मांग की है कि नगर पालिका प्रशासन इस समस्या पर ध्यान दे। दरियापुर नगर परिषद में आवारा सुअर और कुत्ते शहर में शोर मचा रहे हैं, जिससे शहर में घूमना मुश्किल हो गया है। शिवाजी नगर परिसर में 7 साल के एक बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद बच्चे का पैर, सिर और कमर को काट लिया।
इसलिए आम नागरिकों का सवाल है कि क्या नगर परिषद आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाएगी या नहीं। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नगर परिषद से कई बार शहर में आवारा कुत्तों और सुअरों से निपटने की गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कुंभकर्णी में सो रही नगर परिषद ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। घायल बच्चा कृष्णा सागर मलिये को तत्काल इलाज के लिए अमरावती जिला सामान्य अस्पताल रेफर कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज। नमस्कार।